नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आपको कल ही बता दिए कि एनवीएस के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दे रहे हैं। और यदि आप लोग इस एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी का, कंप्यूटर का और जीके जीएस का एक बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग ऑल टू ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको कल ही बता दिए कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी आई हुई है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार एक नज़र अच्छे से देख लें। स्टाफ नर्स के लिए टोटल 121 वैकेंसी है। उसके बाद आप लोग देखें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। इसके बाद आप लोग देखें ऑडिट असिस्टेंट के लिए टोटल 12 वैकेंसी है। इसके बाद आप लोग देखें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए टोटल 4 वैकेंसी है। इसके बाद आप लोग देखें लीगल असिस्टेंट के लिए एक ही वैकेंसी है। इसके बाद आप लोग देखें स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 23 वैकेंसी है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं स्टेनोग्राफर के अप्लाई करने के लिए और आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसका अप्लाई करें। इसके बाद आप लोग देखें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल 2 वैकेंसी है। इसके बाद आप लोग देखें कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए टोटल 78 वैकेंसी है। इसके बाद आप लोग देख लें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि जैसे के लिए टोटल 21 वैकेंसी है, जो कि हेडक्वार्टर और आरओ कैडर में है। और इसके अलावे जेएनवी कैडर में अच्छा खासा वैकेंसी है, जैसे का टोटल 360 वैकेंसी है। आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई करें, गवर्नमेंट जॉब पाने का एक बेहतरीन अवसर अभी आपके पास है। ओके, और इसके बाद दोस्तों देख इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए टोटल 128 वैकेंसी है। और इसके बाद आप लोग देख लें लैब अटेंडेंट के लिए 161 वैकेंसी है। और इसके बाद आप लोग देखें मेस हेल्पर के लिए टोटल 442 वैकेंसी है। ओके, और इसके बाद आप लोग देखें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यानी कि एमटीएस के लिए टोटल 19 यानी कि 19 वैकेंसी इसमें है। तो ये आपका वैकेंसी का डिटेल्स हो गया। और अब आइए आपको इसका इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बताते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है और एज लिमिट रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं एक एक करके। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख लें फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। तो यदि आप बीएससी नर्सिंग से ऑनर्स किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 ईयर्स रखी गई है। और यदि आप SC ST कैटेगरी से आते होंगे तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 40 साल तक की भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 38 ईयर्स भी है तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। ये डिजायरेबल क्या है, तो ये इसेंशियल नहीं होता है, यानी कि आपके पास नहीं भी रहेगा तभी चलेगा। ये मैंडेटरी नहीं रहता है कि आपके पास होना ही चाहिए। ओके हाँ, लेकिन इसेंशियल में जो लिखा रहता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके हाँ, और ये स्टाफ नर्स लेवल 7 का जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। इसका स्टार्टिंग सैलरी ही 80,000 के अप्रॉक्स स्टार्ट होगी। ओके, और इसके बाद देख लें दोस्तों आप लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये लेवल 6 का जॉब है। और आपका एज 23 से 33 के बीच होनी चाहिए। और आप यदि OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज 36 साल तक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मिनिमम जो इसमें एज लिमिट रख दिया गया है वो 23 ईयर्स रख दिया गया है। ओके, और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर ऑटोनोमस बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर में। ओके, उसके बाद आप SO पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें ये क्लियर नहीं किया है किस लेवल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेवल 5 में, लेवल 4 में, लेवल 2 में। तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत या फिर ऑटोनोमस बॉडी जो होती है उसके अंतर्गत, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके बाद देख लें दोस्तों ऑडिट असिस्टेंट के लिए ये भी लेवल 6 का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। ओके, और जैसा कि आपको बताया कि यदि आप SC ST हैं तो एज में 5 साल का छूट मिलेगा, यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो एज में 3 साल का छूट मिलेगा। ओके, इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है ओनली BCom रखा गया है। यदि आप बैचलर डिग्री आपके पास कॉमर्स से है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप ऑडिट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये लेवल 6 का जॉब है और इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के साथ, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है इसमें कि आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन में, कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन का जो डिप्लोमा होती है या फिर जो सर्टिफिकेट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन वर्क में होनी चाहिए, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी रखा गया है मास्टर डिग्री के साथ साथ। ओके, तो ये हो गई ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। इसके बाद आप लोग देख लें लीगल असिस्टेंट के लिए, ये भी लेवल 6 का जॉब है। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 23 से 35 ईयर्स रखी गई है। इसके बीच आपका एज होनी चाहिए और जो छूट मिलती है वही मिलेगी। जैसा कि आपको बताए, यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो एज में 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 40 साल तक भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 38 ईयर्स भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है लॉ में डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए लीगल केस हैंडल करने का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग देख लें स्टेनोग्राफर के लिए, ये लेवल 4 का जॉब है। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है और एज में आपको 5 साल का छूट मिलेगा यदि आप SC/ST कैटेगरी से होंगे। आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा यदि आप OBC कैटेगरी से होंगे। ओके, और इसके बाद देख लें दोस्तों आप लोग आगे, इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है ओनली 12th पास मांगा गया है और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके बाद आप लोग देख लें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो ये भी लेवल 4 का जॉब है। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। ओके, यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते होंगे तो आपका एज 35 ईयर्स भी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से होंगे आपका एज 33 ईयर्स भी है तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, तो फिर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके बाद आप लोग देख लें कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए, ये लेवल 4 का जॉब है और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है 35 ईयर्स तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते होंगे तो आपका एज 40 साल तक भी रहेगा तब भी चलेगा। यदि आप OBC कैटेगरी से होंगे आपका एज 38 ईयर्स भी होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और आप जहां से डिग्री लिए हैं, जिस भी कॉलेज से, जिस भी इंस्टीट्यूट से, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भारत सरकार से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग देख लें जैसे का, यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, जो कि लेवल 2 का पोस्ट है और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल रखी गई है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते होंगे आपका एज 32 ईयर्स तक भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं आपका एज 30 साल भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है ओनली 12th पास होनी चाहिए, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, इंग्लिश में 30 का या फिर हिंदी में 25 का होनी चाहिए, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जहां तक डिजायरेबल की बात है, यदि आपके पास ये है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा की कोई सर्टिफिकेट नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत ओनली 12th पास ही मांगा गया है। ओके, और अब चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देख लें, और ये आपका जैसे JNV कैडर का है, दोनों में सेम टू सेम रखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 12th पास हैं तो आप हेडक्वार्टर और RO कैडर या फिर JNV कैडर, किसी भी कैडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और अब आइए दोस्तों आप लोग देख लें अगला, यदि आप लोग इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लेवल 2 का पोस्ट है और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 40 साल रखी गई है। ओके, यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते होंगे तो आपका एज 45 ईयर्स भी है तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से आते होंगे आपका एज 43 ईयर्स है तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास होनी चाहिए और इसके बाद आपके पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन ट्रेड में,
और आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग या फिर प्लम्बिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो आप इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके बाद आप लोग देख लें लैब अटेंडेंट के लिए, ये लेवल 1 का जॉब है। इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से 30 साल रखा गया है। तो यदि आप SC ST कैटेगरी से होंगे, आपका एज 35 ईयर्स है, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप OBC कैटेगरी से होंगे, आपका एज 33 ईयर्स भी है, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास होना चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप 12th साइंस से किए हुए हैं, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ज़्यादातर तो दोस्त लोग 12th साइंस से होंगे, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब कुछ दोस्तों का कमेंट्स आएगा कि 12th साइंस में मेरा मैथ है, मेरा बायो है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि मैथ होना चाहिए कि बायो होना चाहिए। आप 12th साइंस हैं, आप मैथ से हैं या फिर बायो से हैं, कुछ भी हैं, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग देखें मेस हेल्पर के लिए, ये भी लेवल 1 का जॉब है। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। और यदि आप SC ST कैटेगरी से होंगे, तो यदि आपका एज 35 ईयर्स भी है, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से होंगे, आपका एज 33 ईयर्स है, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास होनी चाहिए और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल में मेस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और NVS के द्वारा एक स्किल टेस्ट ली जाएगी, वो भी पास करना जरूरी होगा। ओके, तो ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है मेस हेल्पर के लिए। और इसके बाद आप लोग देखें MTS के लिए ओनली 10th पास होनी चाहिए, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। MTS भी लेवल 1 का जॉब है और इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। यदि आप SC ST कैटेगरी से होंगे, आपका 35 ईयर्स भी होगा, तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से होंगे, आपका एज 33 ईयर्स भी है, तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गई सभी पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का बात। और दोस्तों अब आइए हम लोग देख लेते हैं इन सभी पोस्ट का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्या सब पूछा जाएगा, आइए आपको अच्छे से बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लें फीमेल स्टाफ नर्स के लिए रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, GK GS करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज से यानी कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश से और 10 क्वेश्चन हिंदी से, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इसमें। और उसके बाद आपके नर्सिंग कैडर से टोटल 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 120 क्वेश्चन होगा, 120 स्कोर का होगा। और इसके लिए जो टोटल टाइमिंग होगी वो 2.5 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, इसके बाद आप लोग देख लें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद कंप्यूटर, GK और करंट अफेयर मिला के टोटल 10 क्वेश्चन ही रहेगा। इसके बाद CCS, लिब रूल, LTC, FRSR ये सब से टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन होगा। इसका जो स्कोर होगा वो भी 120 का होगा और आपको टाइमिंग 2.5 घंटा का दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट का टाइम आपको भी दिया जाएगा। ओके, और इसके बाद दोस्तों आप लोग देख लें ऑडिट असिस्टेंट के लिए रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद आप लोग देख लें कंप्यूटर से, GK से और करंट अफेयर से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद आप लोग देख लें आपके सब्जेक्ट स्पेशल से टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 130 क्वेश्चन होगा। जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो भी 130 का होगा। और इसके लिए जो टाइमिंग होगा वो 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट का टाइम दिया जाए। ओके, और इसके बाद आप लोग देख लें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से टोटल 25 क्वेश्चन होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से टोटल 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होगा, GK GS करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश और हिंदी स्पेशल सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो टोटल 100 क्वेश्चन होगा और जो स्कोर होगा वो भी 100 का होगा और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गई जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। और अब आप लोग देख लें लीगल असिस्टेंट के लिए, तो इसमें रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेगा, GK GS से 15 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज से यानी कि हिंदी और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा और लीगल मैटर से टोटल 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होगा, 150 मैक्सिमम स्कोर होगा और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा।
ओके। और इसके बाद जो सेकंड स्टेज इसमें होगा, इंटरव्यू रखा गया है, आपको इंटरव्यू भी पास करना पड़ेगा। ओके। और इसके बाद आप लोग देख लें स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से 20-20 क्वेश्चन यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके जीएस करंट अफेयर से टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और कंप्यूटर से टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन, स्कोर जो रहेगा वो भी 100 का रहेगा। आपको मैथ रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। ओके। तो यदि आप लोग चाहते हैं हिंदी का, जीके जीएस और कंप्यूटर का एक बेहतरीन प्रिपरेशन करना, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बेहतरीन प्रिपरेशन करवाएंगे। ओके। और इस 100 क्वेश्चन के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ओके। और इसके बाद सेकंड स्टेज जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके। आप लोग देख लें अगला कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज से यानी कि इंग्लिश और हिंदी से 15-15 क्वेश्चन यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर से टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि 130 क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम स्कोर 130 का होगा और जो टोटल टाइमिंग होगा वो 2.5 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। ओके। और इसके बाद आप लोग देख लें कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज से यानी कि हिंदी और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन रहेगा यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद कैटरिंग से रिलेटेड टोटल 60 क्वेश्चन होगा यानी कि 120 क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम स्कोर 120 का होगा और ये जो टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। ओके। और इसके बाद आप लोग देख लें जैसे के लिए यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, इसके लिए भी जो सिलेबस रखी गई है, जो प्रीवियस ईयर था सेम टू सेम वही सिलेबस इस बार भी है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखा देंगे और आपको एक बेहतरीन प्रिपरेशन भी करवाएंगे। ओके। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ओके। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस करंट अफेयर से टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से 15-15 क्वेश्चन रहेगा यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर से टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, 130 क्वेश्चन रहेगा और जो मैक्सिमम स्कोर रहेगा वो भी 130 का रहेगा और आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा वो 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ओके। तो ये रहा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। वो हेडक्वार्टर या फिर आरओ कैडर या फिर आप जेएनवी कैडर के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए सेम टू सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड स्टेज जो होगा वो आपका टाइपिंग होगा, जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके। तो ये हो गया जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यानी कि जैसे के लिए। इसके बाद आप लोग देखें इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस से 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन यानी कि हिंदी और इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन होंगे और आपके सब्जेक्ट स्पेशल से टोटल 60 क्वेश्चन होगा यानी कि 120 क्वेश्चन, मैक्सिमम स्कोर 120 का और आपको जो टाइमिंग इसके लिए दिया जाएगा वो 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ओके। और इसके बाद आप लोग देख लें लैब अटेंडेंट के लिए, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस से 15 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज से यानी कि हिंदी और इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन होगा और आपके सब्जेक्ट स्पेशल से यानी कि लैब से रिलेटेड टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि 120 क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम स्कोर जो होगा वो भी 120 का होगा और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ओके। मेस हेल्पर के लिए रीजनिंग से 15 क्वेश्चन होगा, जीके जीएस से 15 क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज से यानी कि हिंदी और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन रहेगा यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और आपके सब्जेक्ट स्पेशल से 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि 120 क्वेश्चन और 120 में मैक्सिमम स्कोर होगा और जो टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटा का टाइम आपके एग्जाम में दिया जाएगा यानी कि 150 मिनट का टाइम रहेगा। ओके। इसके बाद मेस हेल्पर के लिए जो अगला स्टेज होगा स्किल टेस्ट होगा, जो कि एनवीएस के द्वारा लिया जाएगा और ये प्रीवियस ईयर भी हुआ था। ओके। इसके बाद आप लोग देख लें दोस्तों एमटीएस के लिए, तो एमटीएस के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से 20-20 क्वेश्चन रहेगा यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस करंट अफेयर से टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर से टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि 100 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम स्कोर 100 का होगा और ये जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। एमटीएस में भी मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके। तो ये आपका सिलेबस हो गया कि किस किस पोस्ट के लिए क्या सब पूछा जाएगा और जैसा कि आपको बताए कि हम आपको हिंदी का, कंप्यूटर का और जीके जीएस का एक बेहतरीन प्रिपरेशन कराएंगे जिससे आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प होगा। और दोस्तों अब आइए हम लोग इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देख लेते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है, ये सब भी आपको अच्छे से बता देते हैं। ओके। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं। ओके। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें निगेटिव मार्किंग की चर्चा की गई है, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। ओके। तो बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट्स आएगा कि इसमें निगेटिव है या नहीं, तो हाँ है, जिस तरह से प्रीवियस ईयर था उसी तरह से इस बार भी इसमें निगेटिव मार्किंग है। ओके। और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल होगा यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
ओके। और दोस्तों अब रही बात कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, तो आइए इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख ले दोस्तों कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग डेट क्या होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दी जाएगी। तो अभी अप्लाई का डेट अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि अप्लाई स्टार्ट मार्च में ही होगा। लोग जानते होंगे कि आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही जल्द लगने वाला है, इसलिए वैकेंसी निकाल दी गई है और अब अप्लाई का डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। और अब ऐसा नहीं होगा कि अप्लाई बहुत दिनों के बाद होगी, अप्लाई मार्च में ही स्टार्ट होगा। जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होने का इन्फॉर्मेशन आएगा आपको इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। और दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना कितना लग रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखें, यदि आप लोग स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो टोटल 1500 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। यदि आप एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको ओनली 500 फ़ी देना पड़ेगा। ओके। और इसके अलावा आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एसओ, जैसे एमटीएस, जो भी पोस्ट है, 1000 टोटल एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। यदि आप एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी से होंगे तो आपको टोटल 500 प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। ओके। तो यही एप्लीकेशन फ़ी का डिटेल्स है दोस्तों। और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, वो भी आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लें कि हर एक स्टेट का डिटेल्स दी गई है कि किस किस स्टेट में किस किस सिटी में एग्ज़ाम होगा, वो ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप लोग एक नज़र देख लें कि आपके स्टेट में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सिटी बनाई गई है। यहाँ यहाँ आपका एग्ज़ाम होगा, तो मैक्सिमम सिटी में एग्ज़ाम है, तो आप लोग ज़रूर इसका अप्लाई करें। आपके होम टाउन के नियर बाय आपका एग्ज़ाम होगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, आप अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिससे आप अपना इसमें एक सीट पक्का कर पाएंगे। ओके। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम सिटी का लिस्ट है, आप लोग एक नज़र अच्छे से देख लें। ओके दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। आइए आपको एक बार वो भी बता देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस बार हर जगह लिखा हुआ है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके। सीबीटी का चर्चा कहीं भी नहीं किया गया है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो प्रीवियस ईयर जो इसका एग्ज़ाम हुआ है वो इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हुआ है और इस बार भी इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगी। आइए इसके बारे में कहाँ पे क्या लिखा गया है, आइए आपको वो दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें, 9 नंबर पॉइंट पे आंसर की चर्चा की गई है और इसमें जो लिखा गया है कि आप लोग आंसर की पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और जो फाइनल आंसर की का बात होगा वो जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगा वो डिसाइड करेगी। और इससे ये पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। ओके। तो आप लोग निश्चिंत रहे, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। जिस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था उसी तरह के क्वेश्चन पे आप लोग अच्छे से मेहनत करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आप इस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे और आपको हम भी उसी लेवल का प्रिपरेशन करवाएंगे। ओके। तो दोस्तों इसमें मेन जो इन्फॉर्मेशन थी आपको दे दिए। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको अब टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और बहुत जल्द हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का एक कंटिन्यू क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।